ये सब स्किप कर जाते हैं। युवा कौन है, ये पहला था, और इस पे यही था, निष्कर्ष निकला था कि एक तो एज ग्रुप के आधार पे वोटिंग राइट के हिसाब से बात कर सकते हैं, दूसरा एटीट्यूड के आधार पे, जिसको भी जोश है, लगन है, वो युवा कहलाता है। उसके बाद जो प्रश्न था वो प्रश्न था, एक राष्ट्र को महान क्या बनाता है, इसके बारे में काफी बातचीत हुई थी। फिर उसके बाद प्रश्न था, भारत आज किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, इंटरनेशनल और इंटरनल, उस आधार पे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था, आज के युवा किन प्रमुख मुद्दों का सामना कर रहे हैं। एजुकेशन उसमें बहुत प्रमुख था, कैरियर बहुत प्रमुख था। युवा विभिन्न स्रोतों से क्या मदद की अपेक्षा करते हैं, तो इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था। और कुछ टॉपिक पॉलिटिकल हो गया था, तो हमने उसको अवॉइड किया था, क्योंकि हम उसके बारे में, ये ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में ज्यादा काम नहीं कर सकती, वो हमारी लिमिटेशन है। और ये लास्ट टॉपिक था कि हमें क्या क्या स्किल चाहिए, और उसमें 2-3 तरह की बातें थी। एक तो थी कैरियर रिलेटेड स्किल, और दूसरा था जनरल स्किल, जैसे हार्ड वर्क, लगन, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब दूसरा था। इसी में आया था कि आप अपना स्वॉट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए पहले एक वेबिनार हो चुका है। अब आज हम शुरू करते हैं यहाँ से। Akhilesh, you want to start, take the lead, give the statement and the question? Okay. So आज का जो स्टेटमेंट है वो है बाय 2035। अब अभी आज है 2022। सो अगले 13 साल के अंदर इंडिया शैल हैव अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ्स इन एंटायर ग्लोब। ये अगर हम सही ढंग से देखें तो आज की तारीख में भी जो हमारी यूथ की संख्या है, जो एम्प्लॉयमेंट करने वाली जो हमारे पॉपुलेशन है, वो सबसे लार्जेस्ट है। बिकॉज चाइना के अंदर ऑलरेडी जो है पीपल बियॉन्ड 65 बहुत अधिक हो गए हैं। जहाँ हमारे पास तकरीबन 6% है, वहाँ चाइना के पास 16% आबादी 65 प्लस की हो रखी है। तो 30-35 तक, लेकिन जो हमारे यूथ के आज जो बच्चे हैं वो तब तक और उसमें आंकड़े जुड़ जाएंगे, और एक तरह से आउटराइट इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ इन एंटायर ग्लोब में रहेंगे। नेक्स्ट, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम डिस्कस करते हैं कि इससे हमें जो इतने सारे यूथ्स हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात सीधी सादी है कि हमें इन यूथ्स के लिए, इन युवाओं के लिए हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट। और अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो क्वेश्चन बनता है, युवा किन गुणों से या कौशल को कैसे विकसित कर सकता है। ओके, हाउ शुड यूथ डेवलप द क्वालिटी एंड स्किल टू बिकम एम्प्लॉयबल। अभी मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट लोग हैं वो अपने विचार प्रकट करें। ओके, हाँ हर्ष बोलिए। सर, युवा को सर स्टडी एंड डिसिप्लिन से विकसित कर सकता है। ओके, अब ये तो साधारण आपने बता दिया कि स्टडी और डिसिप्लिन। अब थोड़ा सा इसके गहराई में जाने की बहुत जरूरत है कि आप इससे क्या आप कहना चाहते हो। हाँ जी, बोलिए। Sir, can I say? Raj. हाँ राज बोलो। Sir, I think what is the youth wants to be employed in any stream, they have to get training on that stream from beginning to advanced level for 2 to 3 years, then they can apply for the job.
ओके, आप बोल रही हैं एडवांस ट्रेनिंग उनको जब मिल जाएगी तो उसके बाद हो सकता है। ओके, और कोई विचार? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवा जिस भी क्षेत्र में अपना नौकरी, नाम, हाँ राजी बोल रहा है, अच्छा ठीक है बोलिए। युवा जिस भी क्षेत्र में अपनी नौकरी के लिए तलाश कर रहा है, उस क्षेत्र में उसको पहले 2-3 साल उसके लिए बिगनिंग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, देन उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा उस। ओके, मैं एक हिंट देना चाहता हूं ताकि डिस्कशन बढ़े। आप सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें देखो भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन हैं, और फिर इसमें हिस्सा लो। फिर सोचो कि गांव में, शहर में रह करके हम कैसे अपने क्वालिटीज को, अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, और फिर बात करो अभी इस टॉपिक पे। धर्मेंद्र, रेखा कुमारी, सुरेंद्र, सॉरी गौरव, आप बोलिए, कुछ कुछ तो बोलिए, एक एक वाक्य कम से कम बोलिए तो हमें पता रहेगा कि आप हैं यहाँ पर, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपकी मन की भावना हमें पता नहीं चलेगी। मैं सुरेंद्र नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। बोलिए। गौरव और राज और मेरे ख्याल से मेरे अंग्रेजी क्लास जो मैंने अभी खत्म की उससे कुछ बच्चे आए इसमें, तो उनके दिमाग में ये है कि हम लोगों ने सवाल पूछा है कि युवा इन गुणों कौशल को कैसे विकसित कर सकता है। तो ये कौन से गुणों, इन गुणों का क्या मतलब है, वो ये पूछ रहे हैं। उनके पूछने का मतलब है कि पहले तो बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि हमें बताया जाएगा, कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो उसमें वो फंसे हुए हैं। तो मैं बच्चों को ये बता, तो हम ये चाह रहे हैं कि उनके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, ये विचार जो आप बोल रहे हो वो खुद पूछें कि इसके माने हमें ये पता करना, अगर वो कुछ बोलेंगे तो हम उसी दिशा में अपने जो आंसर है, उत्तर है, वो ले जाएंगे। जी, नहीं वो बात सही है, मैं तो केवल स्पष्टीकरण कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ जी। तो अभी राज ने भी एक सवाल पूछा, उसका भी हाथ उठा हुआ है, और चिरंजीव वत्स ने भी एक सवाल पूछा, उसका भी हाथ उठा हुआ है। इसके पहले कि वो पूछे, ये भी हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने एम्प्लॉयबिलिटी की बात की है, नौकरी की बात की है। आप बच्चों ये भी सोचो कि जब आज से 13 साल पहले भारत में सबसे ज्यादा युवा होंगे और भारत की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में सबसे ज्यादा युवा होंगे, तो इतने युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? तो आपको अपना बिजनेस शुरू करना होगा, अपना काम शुरू करना होगा। उसके लिए भी आपको कौन से गुण या कौशल चाहिए, आपको क्या सीखना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, ये सारी चीजें सोचो और पूछो वो सवालों को जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने पूछा है, तो आप ऐसा करो कि राज और बत्स साहब, आप लोग पूछो अपने सवाल, आप दोनों ने हाथ उठाए थे। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर इसके बारे में। हाँ चिरंजीवी बोलो। सर जैसे कि आज यूथ जो है सर 2035 तक जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हमारे, तो सर कुछ कुछ ऐसे स्किल से कॉग्निटिव स्किल्स इसमें होता है सर, जैसे कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो होते हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा तो हम जैसे कि अगर टफ चीज़ है तो उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आता है सोशियो इमोशनल स्किल्स, ये भी बहुत ज़रूरी होता है नेविगेट करने में, सोशल सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तीसरा आता है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा आज डिजिटलाइज हो रहा है, सब जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो हमें इस स्किल पे भी काम करना है। आजकल हम देख रहे हैं कि कोडिंग वोडिंग पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है, बहुत जोर दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। उसके बाद डिजिटल स्किल आता है, ये सब बहुत ज़रूरी है। और सर आपने कहा था कि मतलब जैसे कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो यूथ को जॉब कहाँ से आएगा, तो सर मेरे ख्याल से जैसे जैसे सर जैसे कि बच्चे जैसे कि एमबीए कर रहे हैं, तो सर जैसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे तो ज़्यादा कंपनीज खुलेंगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसके कारण से मतलब यूथ को जो है जॉब्स मिलने थोड़ा सा मतलब इजी हो जाएंगे अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा हमारा हेल्प नहीं कर सकती है। जो करना होगा यूथ को ही करना पड़ेगा, नया स्टार्टअप ओपन करना ही पड़ेगा।
उसके बिना गवर्नमेंट ज्यादा हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड चिरंजीव। और कोई बोलना चाहेंगे? सो अभी जो है विचार प्रकट किए, हर्ष ने किए कुछ की स्टडी और डिसिप्लिन के बारे में बात करी, राज ने जो बात करी वो एडवांस ट्रेनिंग के बारे में बात करी, और चिरंजीवी ने काफ़ी चीज़ें की बारे में बात करी, खास तौर से स्किल डेवलपमेंट के बारे में और अलग अलग विषय के ऊपर, और खास तौर से जो आने वाले समय में किस प्रकार से हमारा देश कहाँ कहाँ किस किस विषय में आगे तरक्की कर रहा है उसके बारे में कुछ कुछ उसने उस पर जो है रोशनी डाली है। अभी मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमने देखा, अगर हम 13 साल पहले जाते हैं, आज है 2022 और 2000 हम अगर 9 की बात करें तो उस समय हमारा देश कहाँ पे था, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, और हमारा जो आज का मेन मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री का बना हुआ है, दैट इज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। 2009 पे हम इसका बिल्कुल हमारे परे था कि क्या क्या हमारे देश के अंदर बन सकता है, खास तौर से डिफेंस वाले सेक्टर में। इसी तरह जो आज के तारीख में टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में बढ़ी है, हमारे देश में थोड़ी देर में आई है, लेकिन एक चीज मैं बोलता हूं कि हमारे देश के अंदर अगर आप देखें मोबाइल का है या टेलीफोन का है, तो वी आर लेट टू अडॉप्ट बट वेरी क्विक टू अडेप्ट। क्या माने हुआ कि हमारे देश के अंदर कोई टेक्नोलॉजी जो बाहर में बन जाती है वो थोड़ी देर में आती है किसी कारणवश, चाहे वो गवर्नमेंट का नाकामयाबी है चाहे कोई है, लेकिन जब एक बार ये आ जाती है, हमारे देश में जो पॉपुलेशन है उसका जो क्षमता है वो काफी अच्छी नजर आती है, क्योंकि हम उसको बहुत जल्दी अपने में शामिल कर लेते हैं। कहने का मतलब जैसे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी बाहर वाले देशों में बहुत जल्दी आ चुकी थी, जब तक हमारे देश में आई तकरीबन 2004-5 और ज्यादातर आई 2008 के बाद ही आई है। आज की तारीख में आप देखोगे एक गरीब से गरीब जो आदमी है उसके हाथ में भी मोबाइल है, मोबाइल ही नहीं स्मार्टफोन है। अभी हम यहां से आगे बढ़ेंगे। आज की तारीख में जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है वो कैसे कैसे है, 5G टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ओके। उसके बाद जो है जो मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, ताकि रियल टाइम सर्वेलेंस कर सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हैं, कहीं ऑपरेशन एक जगह हो रहा है मेडिकल साइंस में और आप पूरा दृश्य उसका दूसरी जगह देख रहा है और स्पेशलिस्ट वहां से गाइड करके आपको पूरा ऑपरेशन करा सकता है। कोई अगर किसी चीज के बारे में पता करना है 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे 5G टेक्नोलॉजी से यूज करते हुए, और वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। अगर हम ये सब देखें तो यानी आने वाले समय में इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हमारे देश के जो युवा हैं, जो IIT और NIT में जो पढ़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको फटाफट बहुत रफ्तार से वेस्टर्न कंट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने यहां। अभी हम अपने देश के बारे में बात करते हैं कि बहुत जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब जनरेट करे, आपने खुद एंटरप्रेन्योर बनना है। इन टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उसके अंदर स्टार्टअप देखना है, आगे देखना है कि किस किस रास्ते में किस किस रूट पर हमारे लिए जॉब उत्पन्न होने वाले हैं या टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है। अब उनको आप अपने लिए लिस्ट करिए। उसके बाद जो है दूसरा आता है काम कि उसमें से आपका मन किस रुझान में, और या आपका जो रुझान है वो किस तरफ है।
कौन कौन से विषय जो हैं आपको भाते हैं, आपको समझ में आते हैं, आप उसमें आपकी रुचि है। अब उसको शॉर्ट करना है लिस्ट को। उस लिस्ट को जब आप शॉर्ट करते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा आज की तारीख में कि कोई भी चीज है दुनिया में जिसके बारे में आप पता करना चाहते हो, और अगर आपके पास स्मार्टफोन है, हर एक चीज गूगल सर्च में अवेलेबल है। गूगल सर्च टोटली फ्री है। कुछ चीजें आपको जो समझ में नहीं आती हैं उसको आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा अवश्य, ठीक है, लेकिन जहां तक अगर आप गूगल सर्च का फुल इस्तेमाल करोगे, ना कि अपने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, बल्कि अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर आप गूगल सर्च को इस्तेमाल करोगे तो बहुत फायदेमंद आपका रहेगा। तो स्किल डेवलपमेंट जो है, पहला जो है मैं बताना चाहूंगा कि पहला जो थ्योरी पार्ट है वो आपको गूगल सर्च से मिलेगा। नंबर 2, जब आपने शॉर्टलिस्ट कर दिया है कि किस राह पे आपने चलना है आगे बढ़ के, तो देखना है कि आपने इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहां पे करनी है। अब हर एक कंपनी सबको अंदर नहीं आने देती, ये तो मानी बात है। तो आपने जो अपने पहले तो नॉलेज बढ़ानी है और आपने अपने को प्रेजेंटेबल करना है। सो उसके लिए आपकी पावर ऑफ स्पीच, जो एक्सप्रेस करते हो अपने क्षमता को, वो सही दिशा में बताना है। ओके, थर्ड थिंग इज कि जब ये आप बताते हो, आपको अपने अंदर दिलचस्पी, इंथुजियाज्म और इवन पूरे माइंड से फोकस्ड आपको रहना है। ये सब दर्शाना होगा। जिसके पास भी आप जाओगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जाकि उसको एहसास हो कि आप सीरियस हो, आप में दृढ़ निश्चय है, कठोर परिश्रम करने की क्षमता है, डिटर्मिनेशन है। ओके, कि आप जब एक बार लगोगे किसी काम करने के लिए तो आप करके रहोगे। अगर ये जो आप में क्वालिटीज हैं, अगर आप दर्शा सकते हो और आगे सामने वाले आदमी को एहसास करा सकते हो, अवश्य वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अपने यहां जगह देगा। अब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भरपूर फायदा उठाना है, चाहे वो आपको 15 दिन की हो, 1 महीने की हो, 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, डजेंट मैटर, बट दिन रात एक करके ये क्षमता आपकी होनी चाहिए। यानी मेंटल स्टैमिना और फिजिकल स्टैमिना बोथ होना चाहिए, दोनों चीज की बहुत जरूरत है। और आपने ये क्षमता को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपने अपने अंदर डालने। तो अब आपके पास हो गया थ्योरी एस्पेक्ट्स, आपके पास हो गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपने नौकरी करनी है, आपने या नौकरी करनी है या आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है ना। नौकरी तो सिंपल है कि किसी ने ऑलरेडी कुछ स्टैब्लिश कर रखा है और आपने वहां जाके ज्वाइन करके और सीधे अपना दिया हुआ कार्य करना शुरू करना है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बट अगर जो आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके अंदर कई सारे मुद्दे आ जाते हैं, जो कि एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ बातें इस प्रकार से हैं। पहली बात, आपने लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपने उस एंटरप्रेन्योरशिप का हेड बनना है। उसके नीचे आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, तो डिसाइड करना है कितनी मैन पावर आपको रिक्वायरमेंट होगी, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगा, तो आपको थोड़ा फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए। वर्क आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो काफी चीजें हैं इसमें जो आपने स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ये कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। इसके आगे जो है सुरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप भी बता सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। सुरेंद्र जी। Ashok ji, happy Air Force Day to you also, to you and
Yes. Thank you to everybody in the meeting and to all the fellow Indians. Okay, so let's go to the next question, Akhilesh. I think you summarized it well. So we'll Okay, thank continue. you. ओके, सो नेक्स्ट में आ जाते हैं. ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यूथ्स टू गेट दीज क्वालिटीज, एनी चेंजेस रिक्वायर्ड इन द सिस्टम. इन गुणों को प्राप्त करने के लिए युवाओं के लिए कौन से संसाधन उपलब्ध हैं? इन प्रणालियों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है क्या? अभी है, बिल्कुल सही बात है. आप जितना बोलोगे उतने ही सिंपल सी बात है. आप आज के यूथ हो और जिस प्रकार से तांबे को आप जितना घिसोगे, जितना रगड़ोगे, उतना ही चमकेगा. आप अपने को उस तांबे के माफिक देखो कि आपने अपने को रगड़ना है. अब ये रगड़ने वाली बात मतलब ये नहीं है कि कोई पिटाई करेगा डंडे से, ऐसी बात नहीं है. आपको अपने को रगड़ना है, मेहनत करनी है, यानी कि यहाँ पे दिमाग ये अपने आप को फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों में रगड़ा पट्टी करनी है, ताकि एक आप अच्छे संस्कार वाले अपना सिटीजन बनिए और आगे अपने राह पर आगे प्रगति करते रहें. बोलिए सर. यस राज, बोलो. सर, जैसे कि दुनिया आज ऑनलाइन हो रही है, तो आई थिंक मार्केटिंग ऑनलाइन होना बहुत आवश्यक है. आज कोई किराने वाला दुकान खोल के बैठा हुआ है या एक छोटा रिटेलर है, उसको भी अगर हम ऑनलाइन ला दें तो बहुत बड़ा बिजनेस ये हो सकता है और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट इससे मिलेगी. मुझे जहां तक दिखता है इसके लिए बहुत कम रिसोर्सेस मौजूद हैं कि आप अपना ऑनलाइन वेबसाइट या कोई भी ऑनलाइन स्टोर कैसे ओपन करें. देन बहुत सारे इसके लिए परमिशंस गवर्नमेंट से या कहीं से लेने पड़ते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे यूथ के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारे पास जगह ही नहीं रहेगी स्टोर्स खोलने के लिए. और अगर स्टोर्स खोल भी देंगे तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि स्टोर जाके खरीदने के लिए. लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देंगे और उनके घर पे ऑनलाइन ही फूड डिलीवर हो जाता है, आई थिंक. बट सर, अगर हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या एम्प्लॉयमेंट घटे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? सर, आई थिंक इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं. अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो पहली बात तो बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और घटने की बात मुझे कहीं से दिख नहीं रही है इसमें. So Aman and Raj, very good discussion. Please keep giving argument and counter arguments. चिरंजीव और नहीं तो नहीं, जैसे राज ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो किस तरह से बढ़ सकता है, जैसे कुछ एग्जांपल बताइए. मतलब जैसे अमन आप नहीं, एक मिनट चिरंजीव, उसके आप पहले बोले, उसके पहले अमन आप खुद बताइए. आपके सामने कितने सारे जो है हमारे पास ऑनलाइन अभी डिलीवरी थिंग चल चुकी है, चाहे अमेजोन है चाहे जोमेटो है, कैसे वो बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट? बताइए, आप बताइए, खुद ही बताइए, बढ़ी है कि घटी है? ऑर्डर करने पर सामान तो आती है, नो डाउट फास्ट डिलीवरी है और सब कुछ अच्छे से मैनेज होता है. कोई साइट्स जो होती है वो स्लो होती है. डिलीवरी है वो हवा में अपने आप ही उड़ के आ जाता है सामान. नहीं सर, वो तो बिल्कुल लोग ही लेके आते हैं, उससे आते हैं ना, तो अब वो एम्प्लॉयमेंट हो गया. जी सर, एम्प्लॉयमेंट उस चीज में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा सर. लॉजिस्टिक्स चेन है, वेयर हाउसेज हैं. ओके, तो आप ऐसे अपना दिमाग ऐसे खोलो उसको, तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार से ये है. तो किसी में अपना विचार प्रकट करो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, रुकावट नहीं करना है, ठीक है? ओके, चिरंजीव आप बोलना चाह रहे थे कुछ? चिरंजीव यस सर बोलना था जैसे कि ऑनलाइन में जैसे कि हम ऑर्डर करते हैं, तो जैसे सर मेडिसिन हो गया, तो मेडिसिन में पहले था कि
होलसेल मार्केट से आता था मेडिकल स्टोर में, फिर मेडिकल स्टोर से क्या कहते हैं लोग खरीद के जाते थे। पर ऑनलाइन में ये हो गया कि डायरेक्ट वो होलसेल से फैक्ट्री से जो है डायरेक्ट वो घर तक डिलीवर हो रहा है, तो उससे जो स्टोर मेडिकल सब जो है उनका जो है थोड़ा सा मतलब घट रहा है, जिससे उनका कमाई जो है थोड़ा घट रहा है। एम्प्लॉयमेंट नो डाउट बढ़ रहा है, पर जैसे कि मेडिकल स्टोर सब है उनके जैसे कि थोड़ा थोड़ा जो है कस्टमर्स घट रहे हैं। उनको जो पहले प्रॉफिट होता था वो पहले के टाइम के कंपैरिजन में आज के टाइम को कंपैरिजन करें तो मतलब थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में हम डायरेक्ट ऑर्डर कर लेते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट घर तक डिलीवरी हो जाता है सर। तो आप जो बोलना चाह रहे हो वो इस संदर्भ में इस प्रकार से बोलना चाह रहे हो जो मैं प्रस्तुत करता हूं कि ऑनलाइन जब ये डिलीवरी चल रही है तो उसके अंदर नंबर ऑफ जो चेन है बनती है एक ओल्ड सिस्टम में और अब ये ऑनलाइन सिस्टम में जो चेन बनती है उसमें कई कड़ी जो है उसमें घट गई हैं, और उस प्रकार से अगर हमें देखा जाए तो उसमें एम्प्लॉयमेंट आप बोलोगे कि कम हो गई है। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि सब लोग की अपेक्षा क्या है, जल्दी से मिल जाए, जल्दी से। तो अब जो एंड पॉइंट है वहां पे बहुत सारे डिलीवरी बॉयज चाहिए। नंबर ऑफ स्टोर्स हर कोने में होने चाहिए ताकि डिलीवरी टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। तो हर स्टोर को मैन करने के लिए फिर हमें यूथ चाहिए, ठीक है। तो उस प्रकार से आप देखो कि नंबर ऑफ जो आंकड़े जो चेन जो बनती है वो तो कम हुई है, लेकिन बेस जो हमारा है वो काफी बड़ा हो गया है। तो हम किस नजरिए से हर चीज को हम देखते हैं वो हमें बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हम देखें। आपने बोला कि कॉस्ट कम हो गई, तो यस सर्टेनली एवरीबडी इज लुकिंग कि हमें सस्ता कैसे मिले, और मार्जिन्स थोड़े कम हुए हैं, प्रॉफिट कम हुए हैं। तो कंपनीज जो हैं अलग अलग तरीके से ढंग से अपने मार्जिन को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। और आगे बोलिए, और क्या हो सकता है? सर यस विनय, आप जो बोल रहे हैं इधर चेन अगर मान लीजिए बढ़ रहा है तो इधर तो घट रहा है ना, फिर इधर जो माने ऑनलाइन वाला में जो है तो माने बढ़ रहा है, तो फिर ऑफलाइन वाला फिर तो घट रहा है, फिर वो तो फिर धीरे धीरे कम होगा। भार्गव में रिस्पॉन्ड। यस प्लीज। विनय, एक बैलून है, उस बैलून में अगर तुम थोड़ा हवा दोगे तो छोटा फूलेगा, ज्यादा हवा दोगे तो ज्यादा फूलेगा। जब ज्यादा फूलेगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है या कमता है? बढ़ता है। अच्छा, तो उससे होता क्या है कि अगर ऑनलाइन भी हो, आज से कुछ साल पहले जब तुम कुछ खरीदना चाहते थे तुमको पटना जाना पड़ता था, आज वो चीज तुम्हारे गांव में मिल रहा है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों को जो सुविधा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, पटना में किसी दुकानदार का सेल कम हो गया होगा कि जिसे तुम खरीदते थे वो नहीं खरीद रहे हो, वो नहीं है। ओवरऑल अगर देखोगे तो आबादी बढ़ने के कारण जो कंज्यूमर है उसको किसमें फायदा हो रहा है, और कितने ज्यादा लोग, एक व्यक्ति का कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है वो नहीं बात हो रहा है, कितने ज्यादा लोग उससे जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आबादी भी तो बढ़ रही है, तो ऑनलाइन अगर बढ़ेगा तो सर्विस का लेवल इंप्रूव कर रहा है और ज्यादा से लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं, और किसी का जो उसका पुराना दुकान था वो भी तो ऑनलाइन चला गया है। तो ये मैथमेटिक्स नहीं है, 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात, यस बहुत अच्छी बात शिव जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आजकल जो 10 साल पहले गांवों में पहुंचती नहीं थी चीजें, यहां तक कि सिंपल जो हमारे अंकल चिप्स या लेस का चिप्स जो है गांव में पहुंचता ही नहीं था, आज
वो छोड़ो, आप हर चीज गांव में अवेलेबल है। पहले जो गांव में किराने वाला स्टोर का जो भी बनिया था वहां पर, वो जो ले आया वही बिकता था। पर जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो और मोबाइल वहां पे पहुंच गया है, तो गांव गांव में भी डिलीवरी हो रही है एक से एक अच्छी चीज की, और चॉइस बहुत बढ़ गई है, और हर एक आइटम की सेल कहीं अधिक बढ़ गई है। अभी जब कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, इस प्रकार की जो आईटीसी है कंपनियां, उन्होंने अपने स्टोर जगह जगह गांवों तक में खोल रखे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज की रिक्वायरमेंट गांव में भी उनके सामान की बहुत अधिक बढ़ गई है। अब जब ये स्टोर ज्यादा खुल रहे हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, तो ये कोई कमती नहीं हुआ है, ये और अधिक बढ़ गया है। तो उस नजरिए से आप देखिए, और मैं कहूंगा कि अभी भी बहुत, हम आंकड़ों में अगर देखेंगे तो हमारा जो कवरेज है रिमोट एरिया में अभी भी नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी भी हमारा जो 4G 3G अभी तक वहां पे नहीं पहुंचा है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, तो इस कारण वहां तक कोने में नहीं पहुंचा है। अब ये 5G आ रहा है, और 5G सैटेलाइट बेस्ड रहेगा, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड रहेगा, तब तक वहां पे पहुंच जाएगा, और आप देखेंगे कोने कोने तक इन सब का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अब इसके आगे जो है कुछ चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण, मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से कि आपके मन में है कि नहीं है, बिफोर मैं बोलूं उन विषय पर। चलो और आगे बोलें, ये वाला ऑनलाइन वाला डिस्कशन खत्म करते हैं। इसके आगे कुछ बातें और हैं इसमें बोलने के लिए, वो मैं समरी में खत्म कर दूंगा। लेकिन इसके अलावा और क्या बोलना चाहोगे आप कि रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं यूथ को अपने सर हाँ जी, बोलिए राज सिंह। सर मुझे जो लगता है जो सेकेंड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है यूथ के लिए, वो ये है कि सर फार्मिंग एक बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है युवाओं के लिए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वहां पे हम लोगों का पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम लोगों को हाउसेस प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो हम फार्मिंग कहाँ पे करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। एग्रीकल्चर फैक्ट सेक्टर हो गया, और बताइए। और तो इसमें फार्मिंग के अंदर भी बहुत विषय हैं जो आप कवर करना चाहें, अगर कर सकते हैं ना तो समरी में मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके सर, आई वुड लाइक टू कवर। बताओ कि सर हम लोग मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग होता है, तो हम 10 फ्लोर्स के फार्मिंग कर सकते हैं विदाउट सॉइल फार्मिंग। टेक्नोलॉजी भी अब आ चुका है इंडिया में, आई थिंक साइंटिस्ट ने इस पे भी रिसर्च कर चुके हैं। देन हम लोग आई थिंक सर आई ओके, कोई बात नहीं। वेरी गुड दैट यू हैव स्पोकन, वेरी गुड। और भी लोग जो हैं स्टूडेंट्स, प्लीज बोलिए आप लोग। अमन बोलो कुछ इस विषय पर। अगर देखा जाए तो जैसे हैंड थ्रेशिंग होता था पहले, बट और पहले सर फार्मिंग का मेथड्स डिफरेंट था। जैसे सर बुलेट कार्ट्स वगैरह को यूज करके किया जाता था, अभी ट्रैक्टर्स आ गए हैं। तो सर क्या ये फार्मिंग को लॉस कर रहा है या हार्म कर रहा है? अभी आप बताओगे, आपने ये विषय खोला है और आप सोच के बताओ, अपने दिमाग को चलाओ कि फायदा कर रहा है कि घाटा कर रहा है, बताओ। और हमें पूरे भारत को देखना है। सर हर चीज का कुछ ना कुछ नुकसान होता है तो कुछ ना कुछ फायदा भी होता है सर। मशीन से मैं घाटे की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फायदे की बात करूंगा। सर मशीन से काम तो अच्छा हुआ है, नो डाउट। काम तो काफी अच्छा हुआ है, मतलब क्रॉप्स काफी, मतलब सॉइल भी काफी फर्टिलाइज्ड हो गया है, बिकॉज काफी सारे न्यू फर्टिलाइजर्स आए हैं, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, अमोनियम फॉस्फेट, ये सब काफी न्यू फर्टिलाइजर्स की वजह से भी फार्मिंग में काफी सुधार है। तो आई थिंक सर राज इज करेक्ट। ओके, ठीक है। खुशबू कुमारी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? सविता सिंह। यस सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी तकनीकी तो इतनी बढ़ रही है, मशीनी और टेक्नोलॉजी तो मतलब पहले अभी
बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं कि वो कहते हैं कि जो बैल से हमारा खेत जो जोताता था तो उसमें अच्छी फसल उगते थे और उसमें प्रोटीन वगैरह ये सब मात्राएं खूब मिलती थी, जबकि मशीन में ऐसा नहीं होता है। तो आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और अभी न्यू टेक्नोलॉजी वाली फार्मिंग, उसकी बात कर रहे हैं? जी सर। तो सर ये मशीनी वाली जो हमारे किसान में यूज करते हैं तो वो अच्छा तो है, लेकिन क्या मुझे ये समझना है कि पहले जो अच्छा था या अब का अच्छा है? अच्छा, अभी आप बताइए खुशबू, आप ही बताएंगी कि इसके बारे में जो आप बोल रही हैं उसमें सच कितना क्या है और क्या सही है क्या गलत है? सर काम तो जल्दी हो जाता है, वो ठीक है, काम की लेकिन छोड़िए, अभी आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बताइए कि जो ऑर्गेनिक है और जो फर्टिलाइजर बेस्ड जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें कितना अंतर आ रहा है, और आजकल जो बाजार के अंदर क्या ऑर्गेनिक चीज बिक रही है नहीं बिक रही है, चॉइस है कि नहीं है? अपने से आटा सीख रहे हैं, अपने साथ ही करने चल रही है, डॉक्टर यहाँ पे मुझे थोड़ी ना देखी चल रही है। सविता सिंह, अगर स्टूडेंट हैं आप बोलिए। पाठक, पाठक जी टीचर हैं, रिटायर्ड। अच्छा सॉरी गौरव अभी आप चुप रह गए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बोलना है, पार्टिसिपेट करना है। सर आई थिंक आई वांट टू ऐड सम मोर। हाँ बताओ राज। सर जैसे कि अभी किसी ने बोला था कि फर्टिलाइजर बेस्ड जो भी फार्मिंग होती है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी इंडिया में प्रचलन शुरू हो चुका है, मतलब बहुत लोग इसकी तरफ प्रभावित हो चुके हैं। और मैं जहां तक बोल रहा हूँ कि सॉइल रहेगा तभी तो उसमें हम फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, बट विदाउट सॉइल अगर फार्मिंग होगा तो हम फर्टिलाइजर ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जो न्यू टेक्नोलॉजी देखी है उसमें वाटर में वो 16 न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं जो एक प्लांट्स को इम्पोर्टेंट रहता है ग्रोथ के लिए। तो वो जो 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं, जिसके कारण आई थिंक वो हमारे लिए बेटर रहेगा। ओके, अभी क्योंकि ये पहला वाला जो सेशन है वो अभी तुरंत खत्म होने वाला है, दिखा रहा है तकरीबन 8-9 मिनट बाकी हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं समराइज करूंगा। इसके पहले मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र जी कुछ बोलना चाहें? अखिलेश, डॉक्टर प्रतिमा ज्वाइन कर गई है। आगे अच्छा, ओके प्रतिमा जी, ओके, सो द क्वेश्चन was being discussed. प्रतिमा जी, what resources are available for you to get the qualities, any changes required in the system? तो qualities पहले डिस्कस हो चुकी है काफी सारी, और बेसिकली रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट और किन विषय होने चाहिए उनमें, स्पेशली सेल्फ डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, एंड अपने को अपनी क्षमता बढ़ानी है सब यूथ में, बिकॉज 2035 तक की बात हो रही है। 2035 तक जो हमारा देश, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में होंगे पूरे ग्लोब में, और इतनी ज़्यादा जॉब जनरेशन नहीं होगी, तो उनको क्या क्या करना है ताकि वो अपना कार्य कर सकें और अपनी खुद की रोजी रोटी कमा सकें। तो ये जो है, सॉरी, वुड यू लाइक टू से समथिंग प्रतिमा जी? और this aspect I'll cover, then you take over the next question. ओके, तो अभी हमने देखा कि ये राज, खुशबू ने और जो अमन ने, चिरंजीव, सबने जो है कुछ कुछ बोला कि उसमें मैं देख रहा था कि बीच बीच में आपके जो है नेगेटिव ख्याल आते हैं कि अगर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो हमारे देश को जो है यूथ को एम्प्लॉयमेंट जो है घटेगा, ना कि बढ़ेगा। बीच में हमने प्रस्तुत किए थे अपने विचार कि ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है
तो दूर दराज जो इलाके हैं जहां तक आज तक सामान नहीं पहुंचता था, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी सामान मिलता है, और वो वांछित थे इन सब चीजों से। तो वहां तक कोने कोने में देश के, हमारा देश काफी बड़ा है, वहां तक सामान पहुंच रहा है। अब क्योंकि पहुंच रहा है तो उसकी बिक्री भी तेज हो रही है और वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। यानी ऑनलाइन से जो हमारे चेन है वो थोड़ी छोटी हुई है, लेकिन जो बेस है वो बहुत बढ़ गया है। यानी कि क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो बहुत बढ़ गया है। पहले क्वांटिटी कम थी, कंजम्पशन की कम थी। हमारे जो कहते हैं कॉर्नर स्टोर्स, जो हमारे बनिया लोग खाते थे, हर गांव में एक सिर्फ होता था। आज वो एक नहीं, एक की जगह वहां पे 10 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हर एक कंपनी ने अपना अपना एक ऑनलाइन स्टोर भी खोला हुआ है। और साथ ही साथ दूर दराज इलाके में भी स्मार्टफोन पहुंच गए हैं और वहीं से बैठे बैठे वो ऑर्डर भी कर रहे हैं और चीजें वहां तक भी पहुंच रही हैं। तो यहां हम कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से अगर हम देखा जाए, टेक्नोलॉजी का कोई अंत नहीं है कि हम अपना कार्य को और आगे बढ़ा सकें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी पॉपुलेशन आज भी बढ़ रही है, हमें ये समझ में आना चाहिए कि अभी कई प्रदेश के अंदर जो हमारा पॉपुलेशन का इंक्रीज है वो 2.1 में पहुंच गया, यानी कि स्टेबलाइज हो गई है पॉपुलेशन। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, तो अगले 3 से 5 वर्ष में पूरे देश के अंदर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, यानी कि सिर्फ रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच जाएंगे और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्थिर हो जाएगी, होपफुली। क्योंकि एक ये बहुत नेगेटिव भी बनता है कि अगर हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहे ना। अभी सबको ये समझना होगा कि जिस प्रकार से हमारी टेक्नोलॉजी देश के अंदर आ गई है और आने वाले दिनों में जो विचारधारा चल रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे कि 5G है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और फाइबर ऑप्टिक्स पे पूरा कम्युनिकेशन रहेगा, फटाफट चीजें रहेंगी, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगी। ट्रेन्स जो हैं अभी तक वो चलती थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा के कम से, आज जो है वंदे भारत जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल रही है और 200 तक भी पहुंच रही है। नए इंजन डेवलप हो रहे हैं। इसी प्रकार से पहले देखा था कि दिल्ली मुंबई, दिल्ली कलकत्ता के बीच में सिर्फ 2 लाइनें थी, जो गुड्स ट्रेन थी, माल गाड़ियां थी, सिर्फ वो उनको लगते थे डबल दी पैसेंजर ट्रेन। आज उतनी रफ्तार से चलकर, बल्कि वो पैसेंजर ट्रेन से आगे चल रही है, क्योंकि उनके लिए एक सेपरेट कॉरिडोर बना दिया, रेल कॉरिडोर बना दिया गया है। अब ये सब देखें, फिर हमारे इंटरनल वाटरवेज बन गए हैं जाने के लिए। यानी कि हमारी जो सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स चेन है, जो चीजें बाहर बनती थी, हम सब कुछ इंपोर्ट करते थे। कुछ कुछ कंपनियां थी जो बाहर से सामान लाकर यहाँ पे बेच देती थी बस। लेकिन वो सारा सामान जब मोदी जी ने चलाया आत्मनिर्भर भारत, तो वो सब अब यहाँ बनने लगा है। कई चीजें, उसके सब कंपोनेंट्स यहाँ बन रहे हैं, उनके लिए फैक्ट्रीज खुल रही हैं नई नई। तो इस तरीके से बहुत चीजें में इजाफा हो रहा है, और जहां जहां देश के अंदर जो चीज नहीं बनती थी वो सब बनने शुरू हो गई है। यहां तक कि कल तक हम सारे के सारे मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, अब देश के अंदर इंडिया नंबर 2 पे पहुंच गया है, जहां पे नंबर मैन्युफैक्चरिंग होती है इंटरनल। लेकिन फिर भी उसके अंदर जो चिप लगती है, सेमीकंडक्टर चिप, वो भी बाहर से इंपोर्ट होती थी। अभी इंडिया का जो टाइप हो गया है ताइवान से, दुनिया का सबसे बड़ा चिप प्रोड्यूसर है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब वो वेदांता के साथ टाई अप करके देश के अंदर ही सेमीकंडक्टर चिप बनेगी। तो हिसाब लगाओ कि जो मोबाइल 12,000 का था वो आधे दाम में हो जाएगा, जो लैपटॉप 50,000 का था वो अभी 30,000 में मिलेगा। इस प्रकार से कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में होगी। इन सबका बताने का मकसद एक ही है कि टेक्नोलॉजी जो है और एफोर्डेबल हो जाएगी। एफोर्डेबल का मतलब कि इतनी कीमत नीचे आ जाएगी कि एक आम आदमी भी उसको अपना सकेगा। अगर वो अपना सकेगा तो वो
खुद ब खुद एंटरप्रेन्योर बनने के काबिलियत रखेगा, या एक कम से कम आउटलेट को तो मैन कर सकता है, और वो किसी बड़े जो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है या आईटीसी है या डाबर है, मैरिको है, ऐसे ऐसे कंपनी में कुछ बता रहा हूँ। अखिलेश, Yes. This call will end in less than a minute. So Okay, fine. I'll just let's cut- go to the complete next it. one. अब हमने ये देख लिया कि यानी कि टेक्नोलॉजी का तो भरपूर इस्तेमाल हमारी जिंदगी में होगा। तो अब ये सब को सिखाने के लिए कहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? तो जो हमारे आईटीआई हैं उनको विकसित करना पड़ेगा कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं उनको वहाँ पर हमारे जो यूथ हैं उनको वहाँ पर सिखाया जाए, वहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी वाले जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाए। अब सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि हमारे पास फैकल्टी की कमी है, और यहाँ पे अगेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो जैसे जो आ रहा है 5G आ रहा है और बहुत देर अभी शुरू हुआ है, लेकिन मेरे समझ में अगले 2 साल में कम से कम मोर देन 200 सिटीज में पहुंच जाएगा। तो वहां से जब हमारा ये प्रचार होगा और हर एक कोने कोने में आईटीआई में ये सुविधा हो जाएगी और बहुत तेजी से डाउनलोड करके वहां पे क्लासेस चलाए जा सकते हैं। इवन इफ फैकल्टी की जो क्वालिटी है इज नॉट सो गुड, येट दे विल बी एबल टू टीच अ लॉट फ्रॉम द established classes which are there. इसी तरह हमारे काफ़ी सारे जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत चीज़ें जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, हर एक पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अपने कार्य चलाए हुए हैं, जैसे कि कौशल योजना है और इसी प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें उनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हर यूथ को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और आपको किस वर्टिकल में आपकी रुचि है, और उस वर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना कोर्स सिलेक्ट करना है और उसको ज्वाइन करके पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए कड़ी मेहनत से आगे एब्जॉर्ब करनी है वो टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर आबादी बढ़ रही है, 3-4 और चीजें हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि मैकेनिकल साइड या और चीजों का भरपूर इस्तेमाल होगा। पहला सबसे है कंस्ट्रक्शन वर्क, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन। दूसरा है सबसे बड़ा जो अभी बताया था अमन ने भी और राज ने कि फार्मिंग एक बहुत बड़ा चीज है। अभी भी हमारे जो तरीके से हमारे किसान लोग फार्मिंग करते हैं वो बाबा आदम जमाने की तरीके से करते हैं। सो वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको बताया जाए कि सबसे उनका सॉइल टेस्टिंग जो है अभी भी सब जगह पूरा नहीं हो पा रहा, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं, और वहाँ पर कितने पानी की क्या कहना चाहिए कि रिक्वायरमेंट है और कितना अवेलेबल है, उसका तालमेल बैठाते हुए उनको बताना है कि क्या वहाँ संभव है क्या नहीं संभव है। उसी के बाद हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट करके बहुत अच्छे हॉर्टिकल्चर वहाँ पे उपलब्धियां भी ला सकते हैं। तीसरा है एजुकेशन सेक्टर। आज जो अगर हम दुनिया में पहले 100 यूनिवर्सिटीज में देखें तो हमारी एक भी हमारे देश की यूनिवर्सिटी उन पहले 100 के आंकड़े में नहीं आती। तो एजुकेशन सेक्टर में हमें बहुत तरक्की करनी है, और इसलिए हमारे जो हुनर बच्चे हैं, कई लोग जो हैं यूएस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके सब जगह चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और फॉरेन एक्सचेंज का बहुत हमें नुकसान होता है। हम चाहेंगे कि जो पढ़ाई का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड हमारे देश में आए, तो ये भी वर्टिकल जो है एक बहुत बड़ा जहाँ पे आगे हम बढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे रोड टेक्निक जिस प्रकार से हमारा चलता है, हम
देखते हैं कि बाहर जब जाते हैं तो रोड बहुत पक्की रहती हैं, 10-10 साल तक रहती हैं। हमारे देश के अंदर 2 साल बनती नहीं है और वहाँ पहले खुद जाती है नेचर के द्वारा। तो उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ानी है। तो अगर हम दोनों के बारे में बात करें तो बहुत सारे विषय हैं जहाँ पे हमें जरूरत है। यूथ का कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत जरूरी है और ये सब विषय को मध्य नजर रखते हुए आप देखो कि आप में किस वर्टिकल में आपकी रुचि है और वहां पे नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जहां सिंगल डिजिट में होते थे एक साल में, आज हमारा वो आंकड़े जो हैं 200 के ऊपर पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिकॉर्न यानी कि उनका 1 बिलियन टर्नओवर एक साल के अंदर सबसे अधिकतम पूरे दुनिया में हो गए हैं। यानी कि ये सब कौन कर रहा है? यूथ्स कर रहे हैं। ये टाटा अंबानी नहीं कर रहे हैं, सब यूथ्स कर रहे हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर क्षमता है, पर अगर आप सही जगह पे दिमाग लगाओ और देखो कि क्या जरूरत है, उसके मुताबिक अपना एंटरप्रेन्योरशिप अगर कामयाब करना चाहते हो तो आप उस चीज के लिए एब्जॉर्ब करो टेक्नोलॉजी और आम चीजें, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। प्रतिमा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी प्लीज? Hey, Akhilesh, Gaurav had raised his hand. गौरव जी, सॉरी आई डिडंट सी दैट। गौरव, आप क्या बोलना चाहोगे? आप बोल सकते हैं। गौरव प्लीज। था उसको अच्छे तरह कर। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, बोलिए फिर से गौरव। यस सर। हाँ बोलो, आपने मैं जो जो बोला बोलना चाहता था सर, आप उसको अच्छी तरह से कर चुके हैं सर। थैंक यू। Okay. Dr. Pratima, you want to summarize this or add anything, or we can move to the next slide? Ma'am, actually, are you mute? हाँ बोलिए। Ma'am, are you mute? Sure, thank you so much. Major, I'll take over on the next question because Akhilesh ji actually summarized it really well. So we will go to the next one. Yeah. What is the youth's perspective of nation building today? Great. Okay. This is a very, very interesting question. What is the youth's perspective of the nation building today? We have spoken a lot about resources available, what are the qualities to be embedded, but what is your perception about the nation building today? What exactly do you mean by that? Very, very interesting. Would love to listen to all of you on what is your way of looking at how do you want to build the nation and how do you want to contribute it. On to you participants. अच्छा, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ शिव। Yes. अच्छा, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स मेंबर्स हैं यहाँ पे, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाएं कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम कैसे पार्टिसिपेट करें। यदि आप पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें भाग लेंगे, तो आपको ही लाभ होगा। एक चीज़ मैं जस्ट कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उनका एक लड़का है जो कि 11वीं या 10वीं क्लास में है। तो उन्होंने कहा कि वो लड़का किसी ग्रॉसरी शॉप में आजकल जाके काम करता है। तो ग्रॉसरी शॉप में उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जो वो काम कर रहा है वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने अनुभव को और ऊपर बढ़ाने के लिए और ज़िंदगी को कैसे बेहतर और सफल बनाए, इसके लिए वो कर रहा है। हमारे यहाँ तो शायद ये लोग करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों से मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी चीज़ें देश में हैं, जो हैं अवेलेबल, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास है वो आपका मस्तिष्क है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है और आत्मनिश्चय है।
जब आप उसको करें और आप चाहें कि हम कुछ कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चाइना में मैंने देखा कि चाइना के एक गांव के लड़के से मैं मिला, तो वहाँ पे मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैंने कारपेंट्री कर रखी है और मैं फर्नीचर बनाता हूँ। तो मैंने कहा चाइना में आप गांव में क्या फर्नीचर बनाते हो, तो उसने कहा कि मैं हाथ से बनाता हूँ, बाकी तो चाइना फेमस है मशीन से फर्नीचर बनाने। तो काम गांव हो या शहर हो, जैसे अभी भार्गव साहब ने कहा कि यूनिकॉर्न्स आपके ऐसे बच्चों ने बनाया। तो आजकल किसी भी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए आप लोग सभी सक्षम हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में जहाँ पे कि अमेरिका से डॉक्टर प्रतिमा जैसी प्रतिभाशाली महिला हैं, और जो हमारी लड़की मतलब फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हम कैसे पार्टिसिपेट करें, और मैं तो कहूँगा कि डोमिनेट करें, कि आपको भी आगे बढ़ना है और देश को आगे लेके जाना है। तो with that, I close. And please participate. Thank you. Thank you. Thank you, Captain. That was really, really well said. Okay. There are so many of them. I'm sure Gaurav, Khushbu, you have all spoken quite a lot. I think you should grab an opportunity to put forward your perspective. Ma'am, can I start? Yes, please, Raj. मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैम एक यूथ के लिए अपने नेशन को उसके पास जो भी है, जो वो अपने सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकता है, वो उसको करना चाहिए। पहले खुद अच्छे से सीख के उसके बाद अपने छोटों को या जिसको भी उसकी जरूरत है उसको प्रोवाइड करवाए। क्योंकि बिल गेट्स और बेस्ट वो सिर्फ अमेरिका में पैदा नहीं हो सकते, इंडिया में भी वो हैं, बट वो वहाँ इंडिया में डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अमेरिका में ऐसा सिचुएशन है कि वहां पे आप अपना कुछ भी स्टार्ट करते हो तो उसको आप हाई लेवल तक लेके जा सकते हो। बट यहाँ का सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि आप अगर एक छोटी चीज भी स्टार्ट करते हो तो यहाँ के लोग आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। और द सेकंड थिंग, करप्शन इतना है, मींस प्रॉब्लम्स तो बहुत है इंडिया में, बट इंडिया का ब्रेन भी इतना अच्छा है कि आप मानेंगे नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जो है वो इंडिया से है। एंड बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे गूगल का भी सीईओ जो है सुंदर पिचाई, वो भी इंडिया से है। तो इंडिया में यूथ में ब्रेन बहुत अच्छा है, बट एम्प्लॉयबिलिटी को हमको बढ़ाना चाहिए। आई थिंक आई हैव डन। Absolutely. Thank you, Raj. Accepted. Okay, so others, I would highly encourage, please participate and put forward your ideas on what is your perception of nation building. How do you want to build nation? सर मैम, मुझे लगता है कि जो आजकल की टेक्नोलॉजी ये सब, हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन काफी हद तक लोग अकेला हो चुके हैं। जैसे लोनली फील करते हैं, बार बार गुस्से हो जाना, ये सब। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी है या फिर हमारे किसान जो उपजाऊ करते हैं उसका दोष है। एक बार मैंने इस पे कुछ जो बीज बनाते हैं उस साइंटिस्ट से एक बार मुझे बात करने का मौका मिला था, तो उन्होंने कहा कि अभी जो किसान भाइयों को कुछ समझ में नहीं आता है। 2 चम्मच अगर दवा डालना है तो उसमें 3 डाल देते हैं, या फिर तो ये हो सकता है कि जल्दी गुस्सा आना, या लोग थोड़ी थोड़ी सी बात में, अभी देखते हैं आसपास में बच्चे भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। Okay, Khushbu, so let me put it across the question once again for you.
So probably I might want to request, in case if you are not too versatile with English, I can request Major or Group Captain Ashok to help me out with Hindi. But the question is, what do you think? What is your idea of nation building? So nation building is, when it comes to the country, what can you contribute? What is your perception of the nation building today? It might be strength, it can be these are the areas of improvement, this is where we are excellent at, we should leverage on that, these are all the opportunities that we might want to leverage on. What is your perception of nation building? Nation building is really really big, so focus on how can we contribute it. ये क्वेश्चन स्क्रीन पे भी है कि आज राष्ट्र निर्माण के बारे में युवाओं का क्या दृष्टिकोण है। तो हिंदी में ये हुआ, जो लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पर, उस पे आप सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। या चिरंजीव। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर जैसे आज हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चाइना से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा अलग है। जैसे हमारे देश में क्या होता है कि क्लासरूम में थ्योरीज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि थ्योरीज इम्पोर्टेंट है बट हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। चाइना में मुझे ये देखने को मिलता है कि जैसे कि वहाँ पे स्कूल में क्या कहते हैं, पढ़ाया तो जाता है पर साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, सारे तरह का नॉलेज दिया जाता है। जैसे मैकेनिकल चीज पढ़ने में अच्छा लगता है तो वो बचपन से उसको पढ़ाया तो जाता है, जनरल चीज पढ़ाया जाता है, पर उसको जैसे कुछ कुछ छोटे छोटे हार्डवेयर्स दिए जाते हैं, उसे हार्डवेयर्स को क्या कहते हैं कैसे ठीक करना है, उस चीज को ठीक करने के लिए दिया जाता है या बनाने के लिए बताया जाता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि बच्चे को बचपन से जिस फील्ड में जाने का रहता है उस फील्ड में जाने से पहले उसे प्रैक्टिकल नॉलेज इतना अच्छा मिल जाता है कि जब वो उस फील्ड में उतरता है तो पूरे के पूरे स्किल्ड से रहता है, पूरा उसके अंदर स्किल्ड रहता है, जिसके कारण से कि वो अपने फील्ड में अच्छा करता है। पर इंडिया में ये होता है ऐसा कि थ्योरीज पर ही जोर दिया जाता है और जब वो उस चीज को अप्लाई करने के लिए फील्ड में उतरता है तो उससे हो नहीं पाता है, जिसके कारण से कि मैंने देखा कि बहुत सारे IIT से पढ़े हुए भी बच्चे, IIT से पढ़े हुए स्टूडेंट्स भी आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो है थ्योरीज पर ध्यान देते हैं। स्कूल के बच्चे भी, उन्हें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आता है, अगर हम रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन जानना चाहे तो वो नहीं बता पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मुझे लगता है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को बहुत सुधारने की जरूरत है। थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। Thank you, Chiranjeev. Thank you so much. Anybody else who would want to speak about your perception about nation building, your perspective about nation building? Okay, may I? Yes, please. Yes, Gaurav. ओके, जैसे आप बताया कि हमारे इंडिया में अगर कोई स्टार्टअप करता है तो लोग को मतलब अच्छा करने से ऐसा बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, अगर राष्ट्र का मतलब करना है तो इसका हमारे सोच को ये बदलना होगा। हमारे दिल जो है कि कोई स्टार्टअप तो उसको अगर हम मोटिवेट करते, उसमें अपना सहयोग नहीं दे सकते, उसको डीमोटिवेट करें। मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कोई बड़ा, जैसे हमारे इंडिया में मतलब IAS और IPS का अच्छा रैंक मिलता है, तो कोई अगर पढ़ाई करने का भी पढ़ने की बात दूर से सोचता है, लोग उसको डीमोटिवेट करते हैं कि ये नहीं करना पड़ता है, ऐसा कर सकते हैं। तो हम पहले हमें इनको हमारे को बदलना होगा ताकि जो जो कर रहे हैं वो करें। Okay. हमारा राष्ट्र सभी कर सकते हैं, जो जब जो करना है अपराध का निर्माण है और अपने कंट्री को नंबर सकते हैं और देश निर्माण ने इस तरह से करना तो नागरिक का। Okay.
I think Gaurav, there was a lot of break in the part of what you wanted to communicate, but most of it I got it. Okay, let me correct all the participants over here. So most of you have been complaining about what are the shortcomings. We don't have that. We are very corrupted. We have, the demotivation part of it. We have all been complaining about it. We know the truth. There is nothing that you can outgrow the truth. But what are the positives? Have you ever thought about what is India? What is India? I mean, the strength of this nation where you can leverage on. Please focus on, please think beyond the point that beyond the complaints, how can I even contribute the things with what I have? So please think about in these angles. Any others who would want to share about the perspective about what is nation building and how can you contribute with the existing challenges? Because every country will have the challenges, my dear friends. Everybody will have the challenges, be it China, be it Western world, be it any country. They have their own challenges. But we also have challenges, plus we have strengths as well. But what can you do with what we have? So please speak about those aspects. And I'll answer for what Chiranjeev actually said about a few theory versus practical. I shall definitely add some points to that. Anybody else who would want to answer this? Okay. Dr. Pratima, let's summarize this one then. Yes, absolutely, Major. So while we started about what is the youth's perspective about the nation building, Group Captain Ashok actually started to say that his example of one of his friend's son who was working in the grocery shop, what did he mean to say is there is no status symbol with work. So work is work. Dr. Pratima, may I take 1 minute before you summarize? Yes, please. Yes, Brigadier. Okay. So when we talk about this, ये क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि राष्ट्र निर्माण के बारे में युवाओं का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, तो हम इसको 3 लेवल पर हमें बांटना है. एक है एट इंडिविजुअल लेवल, एक है एट इंस्टीट्यूशनल लेवल और तीसरा है एट स्टेट एंड एट नेशनल लेवल. अभी हमें देखना है, हम जब यूथ यहाँ पर बैठे हैं तो हमें देखना है कि हमारे लेवल पर हम क्या चाहते हैं और किस प्रकार से नेशन का डेवलपमेंट चाहते हैं. तो एक तो हमारे जितनी भी जो अभी डॉक्टर प्रतिमा ने बताया कि हमें पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थॉट्स हमें दिमाग में रखना है. हमें अपने जो भी हमारी क्षमता है उस पर फेथ और कॉन्फिडेंस होना चाहिए. डिसिप्लिन और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग हमारे अंदर की भावना जागरूक होनी चाहिए. आस्क नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन. वो वाली भावना हमारे अंदर होनी चाहिए. अभी जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जिस प्रकार का पढ़ाने का तरीका है या फैसिलिटीज फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन सब में इजाफा होना चाहिए. उन सब में जो कैपेबिलिटी है वो बहुत रिक्वायरमेंट है और उसका डेवलपमेंट होना चाहिए. जहाँ तक स्टेट और सेंटर का काम है कि हमारे यूथ के लिए ताकि नेशन बिल्डिंग में वो योगदान दे सकें, बहुत ज़रूरी है कि उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए जो हो सके, स्पेशली द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड should be developed very nicely. And the youth का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उनके लिए प्रावधान दिए गए हैं या योजनाएं हैं उनका भरपूर फायदा उठाएं, ना कि उसमें नुक्स निकालें कि क्या कमी है और क्या और होना चाहिए. क्या और होना चाहिए वो बात की बात है, जो अभी है उसका भरपूर फायदा उठाइए. और बाकी मैंने पहले जब मैं बोला था मैंने बताया कि अब जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है तो सारा कुछ अवेलेबल है आपके स्मार्टफोन के अंदर, उसका भरपूर फायदा उठाएं. थैंक यू. Thank you, Akhilesh ji. Thank you so very much.
So as I was summarizing, let me continue. So this is what is the youth's perspective about the nation building is all about. So while Group Captain Ashok actually started saying and explaining about an example, all that it matters is there is no status symbol for work. Work is work. We generally go ahead to attach ourselves that can I do this? Do I have a prestige in working? So on so. So there is no status symbol in work. Work is just the work. Probably at this moment of time, all the youngsters of this nation should get this very, very clear that I would want to make my hands dirty, learn anything that comes to my way. And this is an opportunity for me to learn. So that is what he intended to give a message, which is absolutely a great message as well, because that's what we need. So having said that, Raj took over and he started speaking about, okay, there is a corruption and people demotivate you with all the ideas. And of course, the best CEOs of the, much popular MNCs are from India, and we will have to focus more on the employability skills. Those are the areas of improvement. And again, Chiranjeev spoke about the theory versus practical and started explaining about the India and what we are lacking against China. And then again, almost the same was spoken by Gaurav as well. And right now, Akhilesh ji, actually, you read my mind from so far off. Trust me, all your 3 levels was exactly what I wanted to speak as well, because there are few things at the individual level what we can do. There are few things that we can do as a community and the team with the institution that we are acquainted with. And at the 3rd level, can we even upgrade ourselves and contribute towards the mass changes at the state and the national level? So there are few things along with individual, team and the community and the state and national level. There is something that we can do in the short term. There are few things that we can do in the long term. So all these things can be contributed to the nation building. So a few of the questions I would want to answer, what Chiranjeev mentioned was the educational system. My dear friend, education system is changing. NEP is the objective of NEP. If you would have been a part of the previous session, we spoke a lot about the policy changes, how practically we would want to focus. The 21st century skills have been embedded in the new education policy along with the life skills as well. So, and again, there are flip sides. I would want to emphasize on these things as well, my dear friends. It is important to understand that every country will have its own advantages and disadvantages. No country is absolutely great. We all live with it. We recognize the opportunity. And what I would want to say and summarize as a part of the youth's nation is this country gives you a lot of independence. Please understand the freedom. The value of freedom is absolutely immense in this country. And this is important for us to understand that can I use this particular freedom to go ahead to utilize so many different tools? I can ideate myself, I can crowdsource. There are so many different opportunities even with technology. For example, we were constantly discussing and comparing ourselves with China, but China has got a lot of restrictions. If people do not know, you cannot use the social media without any permission, and they have their own compulsions well within the country. So India has never ever stopped or compelled any of their citizens not to use the technology, not to ideate, not to bring people, and you have a great lot of freedom and the space for the innovation. Of course, people might demotivate it. Every other country will demotivate it. It's like not that okay, any idea you come up with, people will just embrace with the open arms. Not necessarily. All these challenges will be there. My only request is start thinking what is possible. So when you focus more on a solutions, your focus from the problem will actually start diluting. But only when you focus on the problems, you will not be able to find the solutions at all, because your entire energy will be focused on the problems rather than finding solutions. That's how the entire nation building would look like. Think big and don't put limitations on yourself when it comes to thought process. And more than anything, develop on the skill, because education system can only be an enabler, can only be a catalyst. But how can you develop the skill is your responsibility, my dear friends. So you will have to take the onus that how can I develop with what I have. So this is how, if you can develop from the individual perspective, influence at the community and the team level, and then take it to the mass, that is how the nation is actually built.
but one in short term, one in the long term. But this is a consistent effort across, and don't expect this to arrive at any destiny, because it will not be something that the changes takes place overnight. It does take a very, very long time, and all of us should be contributing to that. I think that's what I would want to summarize for this question. Major, on to the next question, please. This is the last question, and this is for anybody, including adults. They can summarize. Sure. The question is, top 5 lessons that today's adults feel should have been learned when they were young. Wow, what a beautiful question. Okay, I think adults, I think we should take over and then give the relay to all the other youngsters. Yeah, before Dr. Pratima, before we go there, sure. Somebody has a question here. Gaurav Singh has a question, and he says, what is the official definition of youth, official age? Even Rahul Gandhi is also a youth. Okay. there is no definition, there is no restriction on as long as from the mind you consider yourself to be youth, you are youth. Okay. Absolutely. And legally above 18. Age is just a number. Exactly. Absolutely. Yeah, but if you want to say official, then for various activities, there are various age limits. Like for voting, you have some age limit. For marriage, you have some other age limit. Similarly, for getting into certain college education, you have different age limit. NEP changing those things. So it keeps varying. So there's nothing like official age for a youth. It depends on for what purpose. And then as Dr. Pratima or Akhilesh is saying, it depends on your attitude and aptitude towards life. I'll give a practical example of self. On 2nd of October, so in my school, where I studied from class 3 to class 11 and before I joining the NDA, so we have past versus present competitions. So though physically speaking, I am 60 plus now, so I go every year and participate with those students of class 10th, 11th, 12th, who are less than 1/3 of my age. Okay. So, and the end result was that I still was able to win 4 medals. Okay. So I consider myself youth at this age also. I will just add, youth and age is a number. उम्र एक संख्या है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस एक संस्था है, उन्होंने कुछ आंकड़े डाले हुए थे और वो मेरे हिसाब से 15 साल से 24 साल तक यूनाइटेड नेशंस उनको यूथ के कैटेगरी में मानते हैं। लेकिन हर एक, जैसे इंडिया में भी एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है और उनका भी कुछ होगा, वो मैं जानता नहीं। और जो मान्यता है वो यही है कि जो बच्चे जो स्कूल से कॉलेज में आए और पढ़ाई जब ख़त्म कर रहे हैं, तो ये जो एक लेवल है इसको यूथ बोलते हैं। बाकी जैसे भार्गव साहब ने कहा कि 60 प्लस हो गए, सीनियर सिटीजन है, लेकिन बच्चों के साथ प्रतिभा में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो मेडल भी ले आए। तो उनका कहना है कि हम यदि चाहें और उनके माफिक इच्छा शक्ति रखें तो हमारा यूथ कायम रहेगा। वैसे यूथ 15 से 24 तक। दिस इज माय कंट्रीब्यूशन। जैसे अखिलेश सर ने जिक्र किया, हमारा 2025 तक सबसे ज्यादा मतलब युवाओं वाला देश होगा, तो उसको कैसे कंसीडर, मतलब डाटा पे मतलब कंसीडर किया जाएगा कि मतलब हमारा 2025 तक हमारा देश सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश होगा? कोई तो एज क्राइटेरिया होगा मतलब डिसाइड किया जा सके। गौरव, तुम्हारा प्रश्न बहुत उचित है।
उसका बहुत सारे लोग और आंसर देंगे। मेरा आंसर ये है कि देश में मीडियन एज लिया जाएगा, और मीडियन एज जिस देश का कम होगा, मीडियन का मतलब तो तुम मैथमेटिक्स में एमएससी कर रहे हो, तुम समझते हो। मीडियन मतलब देश का बीच वाला एज। हाँ, तो मीडियन एज लिया जाएगा, नॉट एवरेज, मीडियन एज लिया जाएगा। उसके नीचे कितने लोग हैं, उसकी संख्या जिसकी ज्यादा है उस हिसाब से बताएगा कौन देश सबसे ज्यादा यंग है। और पाठक जी आप बोल रहे हैं, बाकी लोग भी अपना अपना विचार दें। 2 मिनट। बहुत अच्छा गौरव जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। और ये जो हम लोग बैठे हैं वानप्रस्थ यज्ञ जो है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूंगा। आश्रम आप जानते होंगे, आश्रम व्यवस्था थी हमारे यहाँ। गौरव जी आप मुझे सुन रहे हैं? Sir, you can continue. He is there. हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन आज क्या है कि आज मात्र 2 आश्रम में हम सिमट करके रह गए हैं। ब्रह्मचर्य से जब हम निकलते हैं तो गृहस्थ आश्रम में जाकर के फिर हम निकलते ही नहीं है, हम उसी में मर जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में। बहुत अच्छा प्रश्न गौरव जी आपने पूछा है। तो आज एक श्रीमान जी ने बताया कि अभी अखिलेश जी ने बताया कि राहुल गांधी अपने आप को यंग समझते हैं। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी 3500 किलोमीटर पैदल चलने के लिए निकल पड़ा है। तो आप में जब तक क्षमता है आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं, आप यंग हैं। और फिर हम लोगों के लिए वही जो आपका जो एक सर्टिफिकेट एज या किसी भी एग्जाम के लिए जो देता है सिविल सर्विस का, जैसे है 32-35, तो वहां तक आप यंग हैं। आर्मी के लिए जो है वहां तक आप यंग है। वो ऑफिशियली यंग यही हुआ कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू। Okay. Anyone else who would want to actually, let's focus on the question right now. What are the top 5 lessons that today's adults feel that they should learn as young as possible when they're really young? Where should they be investing? I think it'll be better if adults answer this first and then move on to the rest. These are the advices that we would love to give it to all the youngsters, assuming that I'm also young enough. हाँ ठीक है, मैं अपने बारे में बताऊंगा जो मैं सोचता हूँ कि ऐसे क्या चीज़ें थी जो कि बेहतर होती और मैं शायद बेहतर करता। तो एक ये है कि एक इंसान को जब भगवान ने बनाया है तो उनमें इतनी शक्ति है कि वो उसको इस्तेमाल करना नॉर्मली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लोग कहते हैं कि जो दिमाग की शक्ति है उसका हम 5% या 3% भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज के हिसाब से कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है उसका जो भी कैपेसिटी है उसका एक फ्रैक्शन हम यूज़ कर पाते हैं। तो खैर जितना भी यूज़ कर पाते हैं उसको कितना ज़्यादा यूज़ कर पाएँ वो अपने में एक महत्ता रखता है। दूसरी बात ये है जो मुझे लगता है कि ये समझ यदि आपको आ जाए कि मुझे क्या करना है, आपको यदि आपका गंतव्य, आपका एम, आपका गोल मालूम हो बिल्कुल, और आप अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हों, तो आप उस गंतव्य तक पहुंचेंगे। और इसका उदाहरण मैं आपको इस तरह से देता हूं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि दुनिया में यदि कोई भी चीज़ है सबसे अच्छी तो वो है फ़ौज। फ़ौज में जाना है, हमारा गंतव्य था फ़ौज, और हम फ़ौज में पहुंच गए। कुछ लोगों का गंतव्य है कि उनको बिल गेट्स बनना है, कुछ लोगों को गंतव्य है कि उनको सुंदर पिचाई बनना है, कुछ लोगों का गंतव्य है कि उनको जैवलिन थ्रो, उनका नाम जो जैवलिन थ्रो करते हैं नीरज है ना, इफ आई एम राइट, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा बनना है। तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर कोशिश करें कि मुझे ये हासिल करना है। यदि आप उस चीज़ पे दृढ़ हैं तो आप वहाँ पहुँचेंगे और उसका लाभ उठाएंगे, और उससे आप बाकी लोगों का और
देश का और समाज का भी कल्याण कर पाए। तो ये मुझे जो लगता है कि इट इज़ कॉल्ड गोल सेटिंग। मैंने ज़िंदगी में गोल सेटिंग में मेरे अब पहले भी गड़बड़ था जहाँ पे कि मुझे उसको इम्प्रूव करना है। और जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, आज हम थोड़ी देर लेट आए। लेट क्यों आए? क्योंकि मेरा गोल सेट दृढ़ नहीं था, और इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी मांगता हूँ। तो यदि गोल सही होता तो उसमें मैं देखता हूँ कि भार्गव साहब बहुत ही अच्छे एक उदाहरण है, सबके लिए इंस्पिरेशन है, सीख सकते हैं। तो मेरे तरफ से एक है कि गोल सेटिंग, पहले तो आपको गोल समझ में आए और फिर उसको सेट करें, फिर एक्शन करें और वहाँ तक पहुँचे। ये मेरा एक सोच है। Sure. Thank you, Captain. Thank you so much. Akhilesh ji, would you want to add a few things from your end? I'm sure you would have quite a lot of things. या सबसे मेरे जो जीवन के पाठ हैं जो मैंने लगता है कि, और अगर ये बचपन से ही मैंने सीखा होता तो अब जो मैंने अमल कर लिया अपने ऊपर में, कि पहला है कि जो भी मौका मिले उसको छोड़ो मत। हमें ज़िंदगी में बहुत बारी मौके मिलते हैं और उस समय हम सोचते हैं अरे छोड़ो, इसका हम क्या करेंगे। ये वाक्य जो है हमें ले डूबता है। तो जब भी आपको कोई मिले मौका, उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। नंबर 2, रास्ते में हमें कई टीचर्स मिलेंगे, कई हमें अपने पेरेंट्स भी कई बारी हमें बताते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसको हम अनसुना और अनदेखा करते हैं। कुछ कई चीज़ें थी तो मेरे टीचर ने भी बताई, मेरे पेरेंट्स ने बताई, शायद मैंने नहीं सुना, वो बाद में रियलाइज़ किया और उस पे अमल किया, बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर वही हम जब हम बचपन में अगर हम कर लेते, अपने में अपनाते, तो बहुत आगे बढ़ जाते। तीसरा है कि जब हमें कोई चीज़ और अच्छी आगे दिखती है तो उसके लिए हमें पूरा जोर लगाना चाहिए कि हम उस स्तर तक किसी तरह पहुँचें। उसके लिए कठोर परिश्रम करना आवश्यक है और उसको अपने में ढालना चाहिए। चौथी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है एक पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव थॉट्स हमेशा रखना, कि जब भी हम ये बात मेरे में बचपन में नहीं थी, ये बाद में आई, कि जो हमारे के अंदर जो हमारे विचार उठते हैं कि उस चीज़ों को हम किस तरीके से पॉजिटिव वे में देखें और उससे क्या-क्या हमारे फ़ायदे होने वाले हैं, या किस तरीके से हम समाज का कल्याण और या अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें। और लास्ट है कि पहले मैं हमेशा था कि मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ वाला कहानी, और अब जो है वो लगता है कि हमेशा शुरू से जो है वी एंड अस की बात होती तो नेशन डेवलपमेंट में और फ़ायदा होता, और वो अगर सब में है तो वेरी गुड, नेशन डेवलपमेंट और तेजी से होगा। Super. Super. Okay. Major, would you want to take over and speak about your opinion? ओह, ये लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है ज़्यादातर, लेकिन एक है कि जो ब्रिगेडियर भार्गव ने बोला, अपॉर्चुनिटी देख करके उसको नहीं लेना इस उम्मीद में कि बाद में अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा या इसमें रिस्क है, वो हमने बहुत बार किया है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं था। तो अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो रिस्क लिया जा सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। और इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि अभी जब मेरे से एक प्रोफेशनल ने पूछा कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं, बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसको छोड़कर मैं छोटे कंपनी में जाऊं, तो मेरा एडवाइस उसको क्लियर कट था, रिस्क अभी नहीं लोगे तो कब लोगे। बस ही वाज अबाउट, वो करीब 27-28 साल का था लड़का, शादी भी नहीं हुआ किया था अभी तक, परिवार से भी सेटल था। तो उसको मैंने कहा अभी रिस्क लेने का सबसे अच्छा समय है, ले सकते हो। काश ये काम हम लोग भी मैं अपने ऊपर करता, जो कि मैंने नहीं किया। उसी तरह रिस्क लेने की आदत
हार्ड वर्क मैंने काफ़ी किया, हार्ड वर्क इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि बहुत समय मैंने बर्बाद भी किया, जिसमें और अच्छे हार्ड वर्क, जैसे ग्रुप कैप्टन अशोक ने बोला, एम, ऑब्जेक्टिव, फोकस्ड हार्ड वर्क बहुत जगह मैं भी मिस किया। तो ये 2 अपॉर्चुनिटी जो मैंने सीखा कि मैं भूतकाल में एज ए यंग आई शुड हैव डन दैट, जो कि मैं नहीं किया। बाकी तो सभी लोगों ने कवर किया हुआ है। Sure. Thank you, Meja. Anybody else who would want to pick up to answer this question? Anybody in the adult group? Because we just have around 5 minutes, I would want to summarize the things. One more thing. Yes, Captain. मेरा था कि टाइम मैनेजमेंट। You said what I wanted to actually say that. Thank you. तो मुझे लगता है कि जितना समय मैंने व्यर्थ गंवाया है, थोड़ा बहुत तो मस्ती होनी चाहिए, खेल कूद होना चाहिए, आदमी को बिल्कुल मशीन नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके चक्षु खुले होने चाहिए कि भाई हम समय को गंवाए नहीं। समय बेशकीमती है, जो गया वो फिर वापस नहीं आए। तो मेरे हिसाब से अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको ये देखना चाहिए कि बहुत बार होता है ना कि एक संगत में पढ़ के हम बहुत काम करते हैं और उस संगत में हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत बेहतर नहीं हो, या फिर आप घर में भी बैठे हैं या आप सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल प्लान करते हैं कि हम यदि सफ़र कर रहे हैं तो एक किताब ले लेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ किंडल पे या अपने मोबाइल फ़ोन पे बुक डाउनलोड कर लेंगे। तो उनके पास एक तरीका है कि वो जो समय है उसका सदुपयोग वो एक सुव्यवस्थित और सुनिश्चित तरीके से करते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो समय है इसका आप इस्तेमाल इस तरीके से करें कि आपका शारीरिक विकास हो, आपका मेंटल विकास हो, इमोशनल विकास हो और मटेरियल विकास हो, स्पिरिचुअल विकास हो। थैंक यू। Superb. Thank you, Captain. Okay, so we just have a couple of minutes. Let me summarize this beautiful question along with a couple of things that I wanted to add from my end. While Group Captain Ashok Singh actually took over to specifically mention use your potential. Very, very important. Recognize your potential. All of us have indomitable power to do quite a lot of things, but we stop ourselves. So use that. Then have a clarity on the goals. If you are confused, if you are not clear about few things, ask people. Trust me, there are so many people, so many mentors who can really, really help you, including this particular platform. All of us are available. Ensure that you have clarity in the goals and achieve those goals. Just having the goals, just having the dreams is useless. You will have to implement it. You will have to work towards it, and it is not easy. You will have to work hard towards that. Next is he mentioned about the time management just now. Very, very important. I will also emphasize on the same thing because I have experimented with it. And then Brigadier Akhilesh ji actually took over and spoke about use all the opportunities, a golden rule. We don't recognize that there are opportunities. Ensure that everything comes with a packaged aspect. You will have to unwrap the things to say that what have I got to do in this opportunity? Can I make my hands dirty to learn something? So please ensure that this is a great opportunity and use including this platform. Whenever people ask you to talk, please talk. So that is an opportunity, right? From small to the big, start involving and engaging yourself. And then he started speaking about listen to your teachers and implement those learnings that we have, because generally we oversee all those things and say that how many instructions will parents and teachers give. Most of you do that because I work with young folks and students. This is seen very, very evidently. Please don't do that. This is something that all of us say out of experience. And whatever it feels good, ensure that you reach. You will fail, no doubt about it, but be resilient. Get up. When you fall, it is not about being there. It's about getting up is all that it matters. Next is be positive. Positive is all about, thinking optimistically. Yes, there will be problems, but what can I do? How can I solve the problem?
think, what has it got to do with it? Is it trying to teach me any lesson? So if you start looking at the things in a very positive angle, the way you even perceive that changes. And then he started speaking about it's time that we go ahead and think beyond I, me, myself. And that is also something, as you would grow forward, it's a very conscious effort. And then Major took over to speak about take risks in life and use those opportunities. He reiterated and work really, really hard. So some of the things that I don't say that to top 5 lessons, but I will definitely say 5 things that I have implemented, probably thanks to my parents who actually embedded it, came out pretty naturally. I don't have any regrets that I have not done something when I was really young. And even today, for that matter, I continue to implement these traits of mine. Invest your time positively. It's very, very important. All of us have 24 hours, but how efficiently are we using that? That's the first thing that you will have to learn. And today you have lot many challenges compared to us. We never had any Facebook or Instagram or anything like that. But using those time positively is very important. To ask what is the return on investment for this time, because it's a non-renewable resource. And second point, learn all that comes your way. Please don't underestimate any learning. Learn everything. Let not there be anything which you say that I don't know this. Irrespective of the gender, whether you are a boy, you are a girl, learn everything that comes, and you never know what is it going to be useful as a part of hobby or as a part of your interest, anything that you might want to develop as a skill. The third one is don't have limitations in your mind. For we put a lot of limitations that this is not possible by me, and we are very biased about this is only boys should do, this is exactly what girls should do. These are all the limitations that we have. Biasing is also a part of limitations. Don't put limitations in the things that you think forward for. And next is push your limits. The fourth point that I would want to emphasize is all of us have the kind of threshold, but push your limits. Is this possible? Is this possible? One more. So push your limits. And at last, extremely important, focus. Focus is something that you will have to habituate yourself, put it across as a habit, because today, particularly in today's generation, this is very, very challenging. Please start mindfulness exercises, and focus is something that you can develop as a skill as well. While these are the top 5 lessons that we would want to give to all the youngsters, including, all of us will also have to start working and continue working in that. We'll come to the end of the session. I will hand over to Major to wrap up the session. On to you, Major. Thank you very much. अभी आप बहुत देर हो गया, इसलिए बहुत लोग जा चुके हैं. But thanks a lot, Dr. Pratima, Brigadier Akhilesh, and Group Captain Ashok, and everybody else. It was very interactive. So thanks a lot once again. And next 2 sessions I already announced. On October 15th, we will talk about a student loan. Not only loan, but grant, scholarship, everything combined. And October 22nd, we will talk about career in banking. In my meeting note that I will send after this, I will put the link for the last time when we had career in SBI related webinar. That recording also I will send. So just search on YouTube and everywhere else. Be educated about those things so that you can ask proper question to the people who are going to speak on 15th and 22nd. So with that, I would like to end this one, and thanks a lot. Talk to you again on 15th. Thank By you. the way, just one more announcement. We do have a lot of English classes, computer fundamental classes, and maybe life skill where mentoring is done one-on-one for people who are slightly senior. So if you need any of those help, please send me an email or send me a message, and I can set you up with the mentor and the teacher. Thank you very much. Anybody else has anything?